मोहित के मम्मी पापा दोनों जॉब करते थे, इसलिए मोहित की पढ़ाई पर ठीक से ध्यान नहीं दे पाते थे। तो उन्होंने फैसला किया कि वो मोहित का एडमिशन हॉस्टल में करा देंगे, ताकि मोहित वहां पर आवारा दोस्तों के साथ न घूमे और टीचर्स की देखरेख में अपनी पढ़ाई ठीक से करे। मोहित, देखो, हमें तुम्हारी कोई भी शिकायत नहीं आनी चाहिए। यहाँ पर रहकर तुम बहुत ज्यादा बिगड़ गए हो, लेकिन हॉस्टल में रहकर अपनी पढ़ाई ठीक से करना। 1 साल तो फेल हो चुके हो, अगर अगले साल भी फेल हो गए ना तो तुम्हारे पापा तुम्हारी पढ़ाई ही छुड़वा देंगे। ठीक है मम्मा, अब से मैं पढ़ाई पर ध्यान दूंगा और अगले साल बोर्ड्स एग्जाम में भी अच्छे मार्क्स लाऊंगा। आई एम सॉरी, इस साल में पास नहीं हो पाया। मोहित के मम्मी पापा ने उसे हॉस्टल छोड़ दिया। मोहित को हॉस्टल में जो रूम मिला था वहां पर उसके साथ एक और लड़का था। हॉस्टल में मोहित का पहला दिन था तो वो जरा गुमसुम सा था। मोहित, मैं नीचे खाने जा रहा हूँ, तुम भी चलो। नहीं, आप लोग जाओ, मुझे भी भूख नहीं है। अच्छा ठीक है, मेरे पास टिफिन है तो मैं तुम्हारे लिए यहीं पर खाना ले आऊंगा। मोहित ने हाँ में गर्दन हिलाई और नितिन टिफिन लेकर नीचे खाना खाने चला गया। मोहित अपने रूम की खिड़की खोलकर वहां खड़ा हो गया और बाहर की तरफ देखने लगा। रूम की उस खिड़की से बाहर वाली नदी दिखाई देती थी। शाम होने की वजह से हल्का हल्का अंधेरा होने लगा था। तभी थोड़ी देर बाद मोहित का रूममेट नितिन रूम के अंदर आया। वो अचानक से हड़बड़ाकर बोला, अरे मोहित, तुमने खिड़की क्यों खोल रखी है? इस खिड़की को बंद कर दो और याद रखना, अंधेरा होने के बाद कभी भी इस खिड़की को मत खोलना। क्या? लेकिन क्यों? अंधेरा होने के बाद इस खिड़की को क्यों नहीं खोल सकते? हॉस्टल का कोई नियम है क्या? कुछ ऐसा ही समझ लो। वो बाहर जो नदी है ना, वहां पर हॉस्टल के बहुत सारे बच्चों की मौत हुई है। सब कहते हैं कि उस नदी में एक पनडुब्बा है और जो कोई भी रात के समय वहां पर चला जाता है, पनडुब्बा उसे बहुत बुरी मौत मारता है। क्या? पनडुब्बा? ये क्या होता है? मैंने तो आज पहली बार ऐसा कोई नाम सुना है। अरे तुम इस सब के बारे में छोड़ो, बस इतना ध्यान रखो कि ना तो कभी शाम ढलने पर इस खिड़की को खोलना और ना कभी रात के समय उस नदी के पास जाना। नितिन ने उसके अच्छे के लिए यह सब समझाया। मोहित ने पहले कभी अपनी लाइफ में ऐसी बातें नहीं सुनी थी, क्योंकि न तो उसके घर वाले इन सब बातों में मानते थे और जहां पर वो रहता था वहां पर भी कभी कोई ऐसी बात नहीं होती थी। लेकिन फिर भी मोहित ने नितिन की बात मानी और खिड़की को बंद कर दिया। अब मोहित के दिमाग में ये बात बैठ चुकी थी कि शाम होने पर कभी भी खिड़की को नहीं खोलना। इसी तरह हॉस्टल में उसके कुछ दिन बीत गए। तभी एक दिन लाइब्रेरी में पढ़ाई करते हुए उसे शेल्फ में एक किताब रखी हुई दिखाई दी जो हॉरर एंटिटीज पर लिखी गई थी। ये बुक तो काफी इंटरेस्टिंग लगती है, चलो आज थोड़ा भूत प्रेतों के बारे में भी पढ़कर देखता हूँ। अपनी किताबें पढ़ पढ़ कर तो मैं बहुत पक गया यार। मोहित ने वो किताब उठाई और पढ़ने लगा। पढ़ते पढ़ते किताब के दूसरे पन्ने पर उसे पनडुब्बा का जिक्र दिखाई दिया। अरे ये तो वही पनडुब्बा है जिसके बारे में उस दिन नितिन मुझे बता रहा था। ये तो बहुत ही खतरनाक एंटिटी है। एक बार इसके इलाके में अगर कोई आ जाए तो ये उसे बहुत भयानक मौत देता है। पर पता नहीं ये सब सच है भी या नहीं। आधे से ज्यादा चीज तो हमेशा मनगढ़ंत ही होती है। मोहित ने उस किताब में पनडुब्बा के बारे में पढ़ा और अपने रूम में आ गया। उस रात अचानक नितिन की तबीयत खराब हो गई और उसे इमरजेंसी में हॉस्टल से मेडिकल रूम में एडमिट कर लिया गया। आज मोहित रूम में अकेला था और उसके मन में बार बार एक विचार आ रहा था, क्या सचमुच इस नदी में पनडुब्बा रहता है या बस लोगों का वहम है? नितिन ने मुझे शाम के वक्त खिड़की खोलने से मना किया था, लेकिन आज वो यहाँ पर नहीं है तो खिड़की खोलकर देख ही लेता हूँ, क्या पता पनडुब्बा मुझे दिख जाए। रात के लगभग 10 बज रहे थे। मोहित ने खिड़की खोली और बाहर नदी की तरफ देखने लगा, लेकिन उससे बाहर कुछ भी दिखाई नहीं दिया। वो लगभग आधे घंटे तक इसी तरह बाहर देखता रहा, लेकिन नदी का पानी बिल्कुल शांत था। उसमें उसे कोई हलचल होती दिखाई नहीं दी तो वो खिड़की बंद करके वापस अपने बिस्तर पर आकर लेट गया। मैं ठीक ही सोच रहा था
कि ये सब फालतू की बातें हैं। अगर सचमुच उस नदी में पनडुब्बा होता तो मुझे क्यों नहीं दिखाई दिया? नितिन ने भी ना फालतू में मुझे डरा दिया। अभी वो आएगा ना तो बताऊंगा उसे। उस रात नितिन की तबीयत थोड़ी ज्यादा खराब थी, तो पूरी रात वो हॉस्टल के मेडिकल रूम में ही रहा। वो सुबह जब अपने रूम में आया तो मोहित ने उसे कल रात की बात बताई, तो नितिन उसकी बात सुनकर बहुत गुस्सा हुआ। अरे तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? तू भी उन सब की तरह ही कर रहा है। पहले कोई नहीं मानता कि पनडुब्बा जैसा कुछ है यहाँ पर, और इसी बात को साबित करने में कितने बच्चों ने अपनी जान गंवाई है। आज के बाद ऐसा कभी मत करना। अरे नितिन, तू बहुत भोला है। मुझे तो लगता है हॉस्टल वालों ने इसलिए ये अफवाह फैला दी है ताकि हॉस्टल के बच्चे नदी के पास न जाएं। और तू खुद सोचना, अगर पनडुब्बा होता तो मुझे दिखाई नहीं देता क्या? तुझे मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा ना? तो चल मेरे साथ। कहाँ? सब बताता हूँ, चल। नितिन मोहित का हाथ पकड़कर उसे हॉस्टल के एक रूम में लेकर गया, जहाँ एक बोर्ड पर हॉस्टल के बहुत सारे बच्चों के फोटो लगे थे। ध्यान से देख इन सबको। ये सब वही है जिनकी मौत उस पनडुब्बा की वजह से हुई है। ये सब भी तेरी तरह ही मानने को तैयार नहीं थे। और अंत में क्या हुआ? नदी के किनारे कीचड़ में धंसा हुआ मिला था इन सब का शरीर। मैं नहीं चाहता कि तेरे साथ कुछ ऐसा हो। अच्छा ठीक है यार, मैं समझ गया। अब मैं आगे से ध्यान रखूंगा। मोहित और नितिन वापस अपने रूम में आ गए। कुछ दिन बीते और मोहित के दिमाग से पनडुब्बा की बातें निकल गई। तभी एक रात, लगभग रात के 11 बजे होंगे। एग्जाम्स के स्ट्रेस के चलते दोनों जल्दी ही सो गए थे। तभी मोहित के कानों में एक अजीब सी आवाज पड़ी, जैसे तो कोई मदद के लिए चिल्ला रहा हो। हेल्प मी, कोई मेरी मदद करो, वरना ये मुझे मार डालेगा। मदद करो, हेल्प मी। उस आवाज से अचानक मोहित की नींद टूट गई और वो अपने बिस्तर पर उठकर बैठ गया। अरे ये कैसी आवाज थी? कहीं मैं कोई बुरा सपना तो नहीं देख रहा था? हेल्प मी, मेरी मदद करो, वरना ये मुझे मार डालेगा। मदद करो मेरी, कोई है? अरे ये तो सचमुच कोई लड़की मदद के लिए चिल्ला रही है, लेकिन ये आवाज तो बाहर की तरफ से आ रही है। मोहित उस आवाज को सुनकर खिड़की की तरफ गया तो वो आवाज और तेज हो गई। उसने घबराकर खिड़की खोली तो बाहर एक लड़की मदद के लिए चिल्ला रही थी। अरे ये तो सचमुच कोई लड़की मदद के लिए चिल्ला रही है, लेकिन मैं इसकी मदद कैसे करूं? बाहर जाने के लिए तो गेट भी बंद होगा, और अगर गार्ड को बोला तो वो बाहर जाने नहीं देगा। नितिन को उठाता हूँ। मोहित ने नितिन को जगाने की बहुत कोशिश की, लेकिन लाख कोशिश करने के बाद भी नितिन की नींद नहीं खुली। अरे इतनी गहरी नींद में कैसे सो रहा है ये, जो इतनी बार उठाने पर भी नहीं उठ रहा? प्लीज बचा लो मुझे, प्लीज सेव मी। नहीं, अब और देर में यहाँ पर नहीं रुक सकता। अगर इसे जगाने के चक्कर में लगा रहा तो पता नहीं उस लड़की के साथ क्या हो जाएगा। मुझे दीवार कूद कर ही बाहर जाना पड़ेगा। बार बार उस लड़की की मदद की चीख सुनकर मोहित हॉस्टल की पिछली दीवार की तरफ गया और वहां से बाहर की तरफ कूद गया। वो भागते हुए नदी की तरफ गया तो वो लड़की अभी भी मदद के लिए चिल्ला रही थी, लेकिन उसके आसपास कोई नहीं था जिससे उसे कोई खतरा हो। अरे तुम मदद के लिए क्यों चिल्ला रही हो? यहाँ पर तुम्हें खतरा पहुंचाने वाला कौन है? मोहित ने जैसे ही ऐसा कहा तो वो लड़की अचानक से बहुत जोर से चिल्लाई और अपने आप ही पानी के अंदर खिंचती हुई चली गई। ये देखकर मोहित के होश उड़ गए। मोहित अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने लगा। तभी उसके पैरों को किसी ने पकड़ा और नदी की तरफ खींचने लगा। मोहित छटपटाया और मदद के लिए चीखने लगा। कोई बचाओ, कोई मदद करो मेरी। नितिन यार बचा ले मुझे। मोहित ने रूम की खिड़की खुली छोड़ दी थी, इसलिए उसकी आवाज नितिन के कानों में पड़ी और नितिन अचानक से हड़बड़ा कर उठा। उसने देखा तो मोहित अपने बेड पर नहीं था। कोई बचाओ, कोई मदद करो मेरी। नितिन यार बचा ले मुझे, वरना ये मुझे मार डालेगा। प्लीज मेरी मदद कर। ये तो मोहित की ही आवाज है, लेकिन ये चिल्ला कहां से रहा है? और ये खिड़की भी खुली हुई है। नितिन उठकर खिड़की की तरफ गया और जैसे उसने बाहर की तरफ देखा तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। मोहित अपने आप नदी की तरफ खिंचता हुआ चला जा रहा था।
उसे खींचने वाला भी वहां कोई नजर नहीं आ रहा था। ओह नो, लगता है मोहित भी उसकी चपेट में आ गया, लेकिन मुझे कुछ भी करके उसे बचाना होगा। मोहित को बचाने के लिए नितिन भी हॉस्टल के पीछे वाली दीवार से नदी की तरफ गया, लेकिन जब तक वो वहां पहुंचा तो मोहित का सर जमीन में धंसा हुआ था। हॉस्टल के बाकी बच्चों की तरह ही पनडुब्बा ने मोहित को भी अपनी चपेट में लेकर मौत के घाट उतार दिया था। नितिन समझ गया था कि अब उसके लिए यहाँ पर रुकना खतरे से खाली नहीं है, इसलिए वो अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने लगा। तभी उसे पीछे से मोहित की आवाज आई। तू तो यहाँ पर मुझे बचाने के लिए आया था ना, तो फिर कहाँ जा रहा है? तू मेरा दोस्त है ना, इसलिए अब से तू भी हमेशा मेरे साथ ही रहेगा। मोहित की ऐसी आवाज सुनकर नितिन बुरी तरह डर गया, लेकिन जैसे उसने पीछे मुड़कर देखा तो पानी से बाहर आता हुआ एक बहुत ही खतरनाक जीव उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसका डरावना शरीर और डरावना चेहरा देखकर नितिन सर से पांव तक कांपने लगा। उसमें वहां से भागने तक की भी हिम्मत नहीं थी। तभी वो मदद के लिए बहुत तेज चिल्लाया और उसकी एक चीख के साथ सब कुछ शांत हो गया और वो पनडुब्बा उसे खींचता हुआ नदी के अंदर ले गया। अगले दिन जब वो दोनों हॉस्टल में किसी को नहीं मिले तो उन्हें ढूंढने के लिए हॉस्टल वालों ने पुलिस कंप्लेंट की। नदी किनारे एक लड़की और 2 लड़कों की डेड बॉडी कीचड़ में उल्टी धंसी हुई थी। जब उन्हें बाहर निकाल कर देखा गया तो पता चला मोहित और नितिन के साथ साथ कॉलेज की स्टूडेंट श्रुति की भी पनडुब्बा ने जान ले ली थी। हॉस्टल के इतने सारे बच्चों की जान जाने के बाद हॉस्टल वालों ने कॉलेज की हर खिड़की को सील करा दिया और नदी के पास एक बाउंड्री बनवा दी ताकि कोई भी बच्चा गलती से भी वहां चला ना जाए, क्योंकि जो भी वहां जाता है फिर कभी लौट कर नहीं आता। क्या आपने भी अपने गांव खेड़े में पनडुब्बा का कोई ऐसा किस्सा सुना है जिसने आपकी आत्मा को दहला दिया हो? तो हमारे साथ जरूर शेयर करें। आधी रात का समय था। शहर से दूर पुराने शमशान में एक महिला मिट्टी की एक भयानक दिखने वाली मूर्ति बनाकर उसके सामने बैठी शैतान का आवाहन कर रही थी। कुछ देर बाद महिला के सामने रखी हुई मानव खोपड़ी की आंखें लाल लाल चमकने लगी और अपनी बत्तीसी को हिलाते हुए वह खोपड़ी भयानक हंसी हंसने लगी। स्वागत है मेरे मालिक। इस दुनिया में अंधेरा कायम रखने के लिए आपका स्वागत है। तुम्हारे आह्वान को मैं स्वीकार करता हूँ रक्षा। मैं तुम्हारी कोख से जन्म लेकर मानव रूप में दुनिया में आऊंगा। उसके बाद हम दोनों मिलकर इस दुनिया में अंधेरा फैलाएंगे। कुछ देर बाद खोपड़ी सामान्य हो जाती है। अपना सामान समेटकर रक्षा भी वहां से अपने घर चली जाती है। अपने मकसद में सफल होने के लिए रक्षा एक सीधी साधी लड़की बनकर गांव में रहने वाले अनाथ दीपक के साथ अपना मेल जोल बढ़ाने लगती है। दीपक भी जल्द ही रक्षा के बहकावे में आ जाता है और उसके प्रेम पाश में उलझ जाता है। कुछ दिन बाद दीपक और रक्षा की शादी हो जाती है। दीपक, मैं चाहती हूँ कि हम दोनों ये घर छोड़कर कहीं नई जगह जाकर अपने जीवन की नई शुरुआत करें। दीपक रक्षा की असलियत से अनजान था, इसलिए वह रक्षा के साथ एक नए घर में जाने को तैयार हो जाता है। रक्षा, ये कैसा घर है? यहाँ से तो गांव भी 2 मील दूर है। एक तरफ शमशान है और दूसरी तरफ घना जंगल। क्या तुम्हें सचमुच लगता है हमें यहाँ रहना चाहिए? दीपक, ये मेरे पिता का मकान है। वो चाहते थे कि मैं अपने नए जीवन की शुरुआत इसी घर से करूं। ऐसा समझ लो कि ये मेरे पिताजी का आशीर्वाद है। रक्षा के मुंह से ऐसी बात सुनकर दीपक आगे कुछ नहीं कह पाता और रक्षा के साथ उस घर में रहने लगता है। उनकी शादी को अभी कुछ ही दिन बीते थे। आधी रात का समय था। अचानक ही दीपक को शमशान भूमि से कुछ अजीबोगरीब डरावनी आवाजें सुनाई देने लगती हैं।
ऐसा लग रहा था बाहर जंगली जानवर सुर में सुर मिलाकर रो रहे हों। वो भयानक आवाजें सुनकर दीपक का दिल दहल रहा था। जानवरों की आवाज के साथ साथ किसी औरत के रोने की आवाज भी सुनाई दे रही थी। डर से दीपक का गला सूखने लगा था। अपने गले को तर करने को जैसे ही वह बिस्तर से उठा, उसे महसूस हुआ कि उसकी पत्नी रक्षा उसके बिस्तर पर नहीं है। हे भगवान, इतनी रात को रक्षा कहाँ चली गई? कहीं रक्षा किसी खतरे में तो नहीं है? दीपक दरवाजे पर पहुंचा तो देखा कि घर का दरवाजा खुला हुआ है। दीपक दरवाजा खोलकर घर से बाहर निकल गया। बाहर हर तरफ बस अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा था। अचानक ही पेड़ के ऊपर से दो चमकती हुई आंखें आकर दीपक के ऊपर कूद पड़ी। दीपक के मुंह से चीख निकल गई थी, क्योंकि वो आंखें एक काली बिल्ली की थी जो न जाने क्यों दीपक के ऊपर कूद गई थी। खुद को संभालते हुए दीपक 2-4 कदम आगे बढ़ा तो सामने ही उसे शमशान दिखाई देने लगा। शमशान की चुप्पी दीपक के दिल में हलचल पैदा कर रही थी। तभी उसे सामने से कोई साया अपनी ओर आता दिखाई देने लगा। अंधेरा होने के कारण दीपक चेहरा देखने में समर्थ नहीं था, लेकिन पायल की लगातार आती छम छम की आवाज से इतना समझ आ रहा था कि वह अवश्य ही कोई स्त्री है। दीपक पेड़ की ओट में छिपकर खड़ा हो गया। छिपकर उसने देखा कि वह स्त्री कोई और नहीं, उसकी पत्नी रक्षा थी। रक्षा के होठों पर खून लगा हुआ था और किसी राक्षसी की तरह उसके नाखून पैने और लंबे दिखाई दे रहे थे। उसके नाखूनों से भी टप टप खून बह रहा था। अरे अरे, ये हो क्या रहा है? आधी आधी रात को रक्षा कहाँ से आ रही है और उसके मुंह पर खून कैसे लगा है? दीपक भी रक्षा के पीछे पीछे अपने घर में घुस जाता है। रक्षा, ये तुम आधी रात को आखिर कहाँ गई थी? दीपक, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए मैं थोड़ी ताजी हवा खाने के लिए बाहर निकल गई थी। तो फिर ये तुम्हारे मुंह पर क्या लगा हुआ है? अरे कुछ भी तो नहीं। दीपक देखता है कि अब रक्षा का मुंह बिल्कुल साफ हो गया है और उसके नाखून भी बिल्कुल सामान्य लग रहे हैं। दीपक को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अभी कुछ पल पहले उसने जो देखा था वो सच है या अब जो वो देख रहा है वह सच है। काफी रात हो गई है दीपक, सो जाओ, हम कल बात करते हैं। परेशान होकर वह चुपचाप बिस्तर पर जाकर लेट गया था। एक दिन रक्षा दीपक को बताती है कि वह माँ बनने वाली है। रक्षा के माँ बनने की खबर सुनकर दीपक बहुत खुश हो जाता है। रक्षा, मैं तो दिन में काम पर चला जाता हूँ, तुम यहाँ पर घर पर अकेली ही रह जाती हो, इसलिए मैं तुम्हारी सुरक्षा के लिए ये कुत्ता लेकर आया हूँ। रक्षा का पेट हर गुजरते दिन के साथ तेजी से बढ़ता जा रहा था, जबकि उसकी सेहत गिरती जा रही थी। उसकी आंखों के नीचे गहरे काले गड्ढे दिखाई दे रहे थे। रक्षा, अभी तो बस 3 महीने ही हुए हैं और अभी से तुम्हारा पेट निकल गया है। तुम्हें थोड़ा अजीब नहीं लग रहा है ये? अरे ये तो अच्छी बात है ना, पेट बढ़ रहा है मतलब बच्चा बड़ा हो रहा है, इसमें अजीब लगने वाली कौन सी बात है? एक दिन दीपक दोपहर में अचानक घर लौट आता है। घर पहुंचकर जब वह अपने कमरे में जाता है तो उसके पैरों के नीचे से जमीन निकल जाती है। उसके कमरे में फर्श पर उसका पालतू कुत्ता खून से लथपथ पड़ा हुआ था और रक्षा अपने लंबे लंबे नाखूनों से फाड़ फाड़ कर उसे खा रही थी। रक्षा, ये क्या कर रही हो तुम? नहीं नहीं, तुम मेरी रक्षा नहीं हो सकती। सच बताओ, कौन हो तुम और मेरी रक्षा कहाँ है? ठीक है, आज तू पूरा सच सुन ही ले। वैसे भी तेरी मुझे अब कोई जरूरत नहीं है। मेरे मालिक के आने का समय हो चुका है। मैं कोई रक्षा वक्षा नहीं हूँ। मेरा नाम नीलंबरी है और मैंने तुझसे शादी बस अपने मालिक को इस दुनिया में लाने के लिए की है। तू बार बार पूछता था ना, मेरा पेट 5 महीने में इतना बड़ा कैसे हो गया? तो सुन,
मेरा पेट इतना बड़ा इसलिए है क्योंकि मेरे पेट में कोई इंसानी बच्चा नहीं है। शैतान है, शैतान। कुछ ही पलों में वो आने वाला है। जानता है मेरे मालिक की खास बात क्या है? वो नरभक्षी है। तेरे जैसे नर्म शरीर वाले इंसानों का मांस खाकर वो बहुत खुश होते हैं। अचानक ही रक्षा का रूप बदलने लगता है और उसके दांत टेढ़े मेढ़े होकर उसके मुंह से बाहर तक निकल जाते हैं। उसका सुंदर चमकता रंग धुएं की तरह काले रंग में बदल जाता है और चेहरे पर जगह जगह झुर्रियां दिखाई पड़ने लगती है। अपनी पत्नी का ऐसा रूप देखकर दीपक घबरा जाता है और वहां से उल्टे पांव भागने की कोशिश करने लगता है। तभी रक्षा की उंगलियों के नाखून लंबे होने लगते हैं और तलवार की तरह दीपक की गर्दन में धंस जाते हैं। दीपक चीखते हुए जमीन पर गिर पड़ता है। दीपक को कुर्सी से बांधने के बाद अचानक ही रक्षा दर्द से चिल्लाने लगती है। दीपक अपनी विस्मय से खुली हुई आंखों से सब कुछ देख रहा था। कुछ ही पलों में एक भद्दी और डरावनी शक्ल वाला राक्षस जमीन पर लेटा हुआ था। उस राक्षसी बालक के लंबे लंबे नाखून और लाल आंखें थी। उसका पूरा शरीर किसी छिपकली के जैसे चपटा और धारीदार था। उस बालक की एक लंबी पूंछ भी दिखाई दे रही थी। मेरे मालिक का इस दुनिया में स्वागत है। नरभक्षी आ गया नरभक्षी। अब हम राज करेंगे इस दुनिया पर। मेरे मालिक, आपकी भूख शांत करने के लिए मैंने भोजन का प्रबंध किया है। ये लीजिए। रक्षा दीपक की ओर इशारा करती है। उसके इशारा करते ही नरभक्षी बालक लपक कर दीपक के सीने पर चढ़कर बैठ जाता है और देखते ही देखते अपने लंबे नाखूनों से उसके शरीर को चीर फाड़ देता है। दीपक के शरीर का मांस खाने के बाद अमावस्या तक आपको 2 और इंसानों का मांस खाना होगा, जिससे आपका शरीर विकसित होकर वयस्क हो जाए। मैं अमावस तक इंतजार नहीं कर सकता। मुझे अभी मांस चाहिए। नरभक्षी की बात सुनकर रक्षा उसे गोद में लेकर कब्रिस्तान की ओर निकल जाती है। वहां जाकर वे दोनों दफनाए हुए शवों को निकालकर खाने लगते हैं। रात्रि के तीसरे पहर कब्रिस्तान में शवों को नोच नोच कर अपनी भूख मिटाते उन्हें एक अघोरी देख लेता है। इंसानी मांस को तो इस तरह से नोच नोच कर सिर्फ एक नरभक्षी ही खा सकता है। कहीं ऐसा तो नहीं किसी ने नरभक्षी को इस दुनिया में बुला लिया हो? अघोरी बाबा जानते थे कि यदि एक बार नरभक्षी अपने वास्तविक स्वरूप में आ गया तो वह मानव जाति के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। एक बार नरभक्षी मानव मांस का भक्षण करना शुरू कर देता है तो उसकी ताकत और आकार बढ़ता ही जाता है। असीमित शक्तियां प्राप्त करने के बाद नरभक्षी को रोक पाना संभव नहीं है। इस नरभक्षी को अभी खत्म करना होगा, क्योंकि इसके पास अभी शक्तियां नहीं हैं। हाँ, लगता है गुरु जी के द्वारा दिए गए उस अस्थि शस्त्र का प्रयोग करने का समय आ गया है। अघोरी बाबा के गुरुदेव ने स्वेच्छा से अपना शरीर छोड़ा था। अपना शरीर छोड़ते समय उन्होंने अपने शिष्य को आज्ञा दी कि उनके मरने के पश्चात उनके शरीर की अस्थियों से एक अस्त्र का निर्माण किया जाए। भविष्य में वह अस्त्र किसी दुष्ट राक्षस को खत्म करने में काम आएगा। इसका मतलब गुरुजी को आभास था कि भविष्य में नरभक्षी का धरती पे जन्म होगा, इसलिए उन्होंने उसे निपटाने का अस्त्र मुझे पहले ही बता दिया था। अपने गुरु का दिया अस्त्र लेकर बाबा नरभक्षी की ओर बढ़ने लगते हैं। नरभक्षी गुस्से में बाबा की ओर देखता है, जिससे बाबा उछलकर दूर जा गिरते हैं। बाबा को जमीन पर गिरा देख नरभक्षी और रक्षा जोर जोर से हंसने लगते हैं। नरभक्षी जानवर की तरह लपकते हुए बाबा की सीनी पर बैठ जाता है और अपने नाखूनों से उनके शरीर पर एक के बाद एक वार करने लगता है। बाबा आंखें बंद करके अपने गुरु का स्मरण करते हैं और वह अस्त्र लेकर नरभक्षी के सीने में घोंप देते हैं। कुछ देर तक तड़पने के बाद नरभक्षी फिर से उठ खड़ा होता है और जोर जोर से हंसने लगता है। ये क्या हो रहा है?
गुरुदेव ने तो कहा था उनके अस्त्र से इस राक्षस का अंत होगा, लेकिन ये तो फिर से उठकर खड़ा हो गया। अघोरी बाबा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। नरभक्षी से ध्यान हटाकर एक पल के लिए उन्होंने अपनी आंखें बंद की और अपने गुरुदेव को याद किया। बंद आंखों में ही बाबा को उनके गुरुदेव ने दर्शन दिए और कहा, सत्यनारायण, इस राक्षस को मारने से पहले इसकी माँ को खत्म करना होगा। इसकी माँ के मरते ही इसकी शक्तियां अपने आप ही कमजोर हो जाएंगी। उसके बाद ही तुम इसे खत्म कर पाओगे। गुरुजी से मार्गदर्शन पाकर अघोरी बाबा दौड़ते हुए अस्त्र लेकर रक्षा की तरफ जाते हैं और रक्षा के सीने में घोंप देते हैं और एक जोरदार चीख के साथ रक्षा जमीन पर गिर पड़ती है। रक्षा के खत्म होते ही नरभक्षी वापस शिशु रूप में आ जाता है। नरभक्षी की शक्तियों को कमजोर होता देख बाबा अस्त्र लेकर नरभक्षी की ओर आते हैं और उसके सीने में अस्त्र मारकर उसका भी अंत कर देते हैं। हमें पूरा यकीन है दोस्तों कि आप लोगों को ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसे अनकहे किस्से हो चुके हैं तो प्लीज हमारे साथ शेयर करें। हम जरूर अपने चैनल पर उनको दिखाएंगे। हमारी ईमेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो प्लीज हमारे वीडियो और चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बने रहे हमारे साथ ऐसे ही अनकहे किस्से और कहानियां सुनने के लिए।